वाक्प्रचार म्हणजे शब्दशः अर्थ नसलेल्या पण दुसऱ्या अर्थाने रूढ झालेल्या शब्द समूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात. पुन्हा एकदा बघा, शब्दशः अर्थ नसलेल्या पण दुसऱ्या अर्थाने रूढ झालेल्या शब्द समूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात. अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र यांच्याद्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या प्रश्न संच यामधील वाक्प्रचार यावर आधारित म्हणजे या व्याकरण कृतीवर आधारित आपण या वीडियोमध्ये कृति बघणार आहोत. बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संच पर ही आधारित काढ़ इस कृति का अध्ययन किया है कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काढ़ पर आधारित प्रश्न संच की वीडियो की लिंक आपको शेयर की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं. तो सबसे पहले बच्चों, हमें यह देखना है कि वाक्प्रचार मतलब क्या होता है. वाक्प्रचार मतलब क्या होता है, तो हम सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेंगे. वाक्प्रचार म्हणजे शब्दशः अर्थ नसलेल्या पण दुसऱ्या अर्थाने रूढ झालेल्या शब्द समूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात. पुन्हा एकदा बघा, शब्दशः अर्थ नसलेल्या पण दुसऱ्या अर्थाने रूढ झालेल्या शब्द समूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात. मतलब कि वर्ड टू वर्ड यानी शब्द से शब्द का मीनिंग न होते हुए दूसरे मीनिंग से उस शब्द समूहों का प्रचलन हो जाता है, वैसे शब्द समूहों को वाक्प्रचार कहते हैं. मतलब जो शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द का वो अर्थ नहीं होता, किसी दूसरा अर्थ होता है. तो ऐसे ही वाक्प्रचार पर आधारित हम लोग इस वीडियो में कृति करने वाले हैं. बच्चों, ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ में आता. और जब तक हमें प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो हम कृति सॉल्व करेंगे कैसे. तो इसलिए हमें सबसे पहले अर्थ यानी प्रश्न का प्रारूप समझना है. तो बच्चों, वाक्प्रचार पर आधारित 4 प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछने की अपेक्षा होती है. नंबर 1, पहला प्रश्न किस प्रकार से होता है, खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा. खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा. कि आपको कुछ वाक्प्रचार दिए जाएंगे, उन वाक्प्रचारों का अर्थ लिखकर मतलब मीनिंग लिखकर उन वाक्प्रचारों को हमें अपने शब्दों में, मराठी में उसको अपने शब्द में वाक्य में उपयोग करना है, उसका यूज करना है इन अवर ओन सेंटेंस इन मराठी. ये हो गया पहला प्रश्न. दूसरा प्रश्न कैसा होता है बच्चों, देखिए इस प्रकार से, खालील वाक्प्रचारांचा योग्य अर्थ दिलेल्या पर्यायातून शोधून लिहा. कि आपको कुछ वाक्प्रचार दिए जाएंगे, उसके बाद उनके सामने कुछ पर्याय दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे. आपको उस वाक्प्रचार का सही अर्थ कौन सा है उन पर्याय में से चुनकर लिखना है. बस इतना ही, यानी वाक्प्रचार और उनका सही अर्थ, बस इतना ही. दूसरा प्रश्न ऐसा होता है, वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा. पुन्हा बघा, वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा. कि वाक्प्रचार और उनके अर्थ यानी मीनिंग की सही जोड़ी लगाइए. या चौथा प्रकार का प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये कंसात दिलेल्या वाक्प्रचारांना योग्य ठिकाणी वापरून वाक्य पुन्हा लिहा. आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे और कंस में यानी ब्रैकेट में
कुछ वाक्य प्रचार दिए जाएंगे। उन वाक्य प्रचारों का हमें उन वाक्यों में कहां पे उसका सही प्रयोग हो सकता है, उसके मीनिंग की जगह पर उन वाक्य प्रचारों को इस्तेमाल करके दोबारा उस वाक्य को लिखना होता है, ये हम देखेंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से प्रश्न वाक्य प्रचार पे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हम अब एक एक प्रश्न को हल करते हैं, किस प्रकार से हमें करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, खालील वाक्य प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा। तर बघा तुमच्या प्रश्नसंचमध्ये असे एकूण 8 वाक्प्रचार दिलेले आहेत की ज्यांचा आपल्याला अर्थ लिहून त्यांच्या वाक्यात उपयोग करायचा आहे। तो देखिए नंबर 1, भुरळ घालणे। भुरळ घालणे, भुरळ घालणे म्हणजे काय? भुरळ घालणे म्हणजे वेड लावणे या फिर भूल पाडणे, मतलब की चकमा देना। तर आपण लिहून टाकू पहिले अर्थ। भुरळ घालणे म्हणजे वेड लावणे, वेड लावणे किंवा भूल पाडणे। ये 2 में से आप कोई भी एक अर्थ लिख सकते हैं। तर ये हो गया अर्थ, ये हो गया अर्थ। अब हमें बच्चों इसका वाक्यात उपयोग, वाक्यात उपयोग यानी वाक्य में इसका प्रयोग करना है। तो देखिए भुरळ घालने म्हणजे वेड लावणे, भूल पाड़ने, ये हमने देखे। तो अब इसे कैसा करना है कि जैसे चकमा देना, चोरों ने पुलिस को चकमा दिया। चोर ने या चोरों ने पुलिस को चकमा दिया, चोर ने पुलिस को चकमा दिया। तो अब इसको मराठी में कैसा बोलेंगे हम? देखिए चोराने पोलिसांना भुरळ घातली। चोराने पोलिसांना भुरळ घातली। देखिए बच्चों इस प्रकार से हमें वाक्य में प्रयोग करना है। अब हमें जो वाक्य हम प्रयोग करेंगे उस वाक्य में जो प्रश्न में वाक्य प्रचार आया है उसी का ही प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं करना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, झुंबड़ उड़ने। झुंबड़ उड़ने, झुंबड़ उड़ने म्हणजे गर्दी करणे, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होना। तो लिहून टाका अर्थ, झुंबड़ उड़ने म्हणजे गर्दी होणे। गर्दी होने किंवा गर्दी करने, भीड़ हो जाना बहुत। तो अब इसका वाक्य में कैसा करेंगे हम कि वाक्य में उपयोग कि फिल्म एक्टर को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, है ना। फिल्म एक्टर को या एक्टर को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। मराठी मध्ये आपण कसं लिहू बघा, नटाला या मराठी नटाला, मराठी नटाला बघण्यासाठी झुंबड़ उडाली। मराठी नटाला बघण्यासाठी, बघा मराठी नटाला बघण्यासाठी झुंबड़ उडाली, मतलब कि मराठी एक्टर को देखने के लिए लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। चला पुढं, गायब होने। गायब होने म्हणजे नाहीसे होणे, मतलब गायब हो जाना, दिखाई न देना। लिहून टाका, गायब होणे म्हणजे नाहीसे होणे। नाहीसे होने, गायब हो जाना। अब जैसे जब भी हम कोई काम बताते हैं तो कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं, है ना। तो उसका वाक्य में कैसा प्रयोग करेंगे हम, रामूला काम सांगितल्यावर तो गायब होतो। रामू को कोई भी काम बताओ तो वो गायब हो जाता है, नाहीसा हो जाता है। लिख लीजिए, रामूला
काम सांगितल्यावर तो गायब होतो. रामूला काम सांगितल्यावर तो गायब होतो. रामू को कुछ भी काम बताओ तो वो गायब हो जाता है. पुढं आकांत माजने. आकांत माजने. आकांत माजने मतलब जोर जोर से चिल्लाना, बहुत जोर जोर से चिल्लाना. उसे मराठी में कहते हैं आरडा ओरड करणे. आकांत माजने म्हणजे आरडा ओरड करणे. आरडा ओरड करने मतलब जोर जोर से चिल्लाना. अब इसका वाक्य में कैसा प्रयोग करेंगे हम लोग कि गाय का गोठा है. गोठा मतलब कि जहां पे, जिसको हम तबेला भी बोल सकते हैं, तो गाय का गोठा है, वहां पे अचानक आग लग गई तो सब जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे. तो अब इसका वाक्य हम प्रयोग कैसा करेंगे मराठी में. गोठ्यात आग लागल्यावर जनावरांनी आकांत माजवली. चलिए लिखिए. गोठ्यात आग लागल्यावर जनावरांनी आकांत माजवले. अशा प्रकारे आकांत माजवणे, आकांत माजवली, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे. पुढं भांबावून जाणे. भांबावून जाणे म्हणजे गोंधळून जाणे, घबरा जाना. तर सर्वात पहिले अर्थ लिहून टाका. भांबावून जाणे म्हणजे गोंधळून जाणे. यानी घबरा जाना भी लिख सकते हम लोग. अब इसका वाक्य में उपयोग. पुलिस को सामने देखते ही चोर घबरा गया. ठीक है ना, बहुत ही सरल अर्थ है, वाक्य में प्रयोग भी है. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पोलिसला समोर बघताच चोर भांबावून गेला. पोलिसांना समोर बघताच चोर भांबावून गेला. अशा प्रकारे आपण या वाक्प्रचाराचा अर्थ लिहू शकतो किंवा वाक्यात उपयोग करू शकतो. बच्चों, आप लोग अपने मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं. चला पुढं. टक लावून बघणे. टक लावून बघणे म्हणजे एक सारखे बघणे, मतलब एक तरह, एक टकाटक देखना. ठीक है. अब टक लावून बघणे म्हणजे एक सारखे बघणे, एक सारखे बघणे, एक तार देखना, टक लावून बघणे. तो अब इसका वाक्य में प्रयोग कि राधा टीवी टक लाउन देखती है, यानी बहुत ही पूरी तरह से ध्यान लगा करके देखती है, वो इधर उधर निगाहें नहीं भटकाती. तो मराठी में कैसा प्रयोग करेंगे हम. राधा टीवी टक लाउन बघते. राधा टीवी टक लाउन बघते. ये हो गया. तो आजकल हम लोग सभी विद्यार्थी, पता है हमें कि हम लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं. तो हम ये भी लिख सकते हैं आजकालची मुलं मोबाईलला टक लावून बघतात. बराबर, पूरे हम उस मोबाइल में घुसे रहते हैं, टक लगाकर देखते रहते हैं. चला पुढं. दत्त
म्हणून उभे असणे किंवा शिरीने येणे, शिरीने येणे. दत्त म्हणून उभे असणे म्हणजे शिरीने येणे. याचा अर्थ म्हणजे इसका अर्थ होता है बच्चों कि अचानक सामने आ जाना, अचानक सामने आ जाना, उपस्थित हो जाना. तो लिहून टाका, अचानक उपस्थित होने. अचानक उपस्थित होणे मतलब अचानक प्रेझेंट हो जाना. तर आता वाक्यात उपयोग करा. आईने हाक मारल्यावर अहमद दत्त म्हणून उभा असतो. कि अहमद की आई जब भी उसे आवाज देती है वो तुरंत खड़ा हो जाता है, आ जाता है. लिहून टाका अर्थ. वाक्यात उपयोग, आईने हाक मारल्यावर अहमद दत्त म्हणून उभा असतो. अशा प्रकारे तुम्ही या वाक्प्रचाराच्या वाक्यात उपयोग करू शकता. चला पुढं. टेहाळणी करणे. टेहाळणी करणे. टेहाळणी करणे म्हणजे पाहणी करणे, यानी जिसको हम बोलेंगे सर्वे करना. लिहून टाका अर्थ. टेहाळणी करणे म्हणजे पाहणी करणे. अब बच्चों, पाहनी करने, टेहाड़नी करने यानी सर्वे करना. अब हमें इसका वाक्य में उपयोग करना है कि खेतों की फसलों का जायजा लेने के लिए या सर्वे करने के लिए कृषी अधिकारी आए. लिहून टाका मराठीमध्ये. पिकांची टेहाळणी करण्यासाठी कृषी अधिकारी आले. टेहाळणी करण्यासाठी. बच्चों, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है. आप लोग पेपर में बहुत ही अच्छे से खुला खुला लिखेंगे. चला, त्याच्यानंतर आता आपण बघू दुसऱ्या म्हणजे वाक्प्रचारावर आधारित दुसऱ्या प्रकारे प्रश्न कशा प्रकारे विचारला जातो तो आपण बघू. खाली वाक्प्रचारांच्या योग्य अर्थ दिलेल्या पर्यायातून शोधून लिहा. तुम्हाला काही वाक्प्रचार दिलेले आहेत आणि सोबतच कंसामध्ये म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये त्यांचे जुळणारे अर्थ सुद्धा दिलेले आहेत. तर तुम्हाला त्या वाक्प्रचारांचा योग्य अर्थ कोणता आहे, सही अर्थ कौन सा है, वो चुन के हमें अलग लिखना है. जैसे झुंबड़ उड़ने, दो ऑप्शन दिए गए, दो पर्याय दिए गए हैं. गर्दी होने, गोंधड़ होने. तो बच्चों हमने इसके पहले देखा है. झुंबड़ उड़ने, ये देखिए नंबर 2. झुंबड़ उड़ने, गर्दी होने, भीड़ लग जाना. तो सही उसका उत्तर क्या आएगा? झुंबड़ उड़ने, यस. गर्दी होने, तो ये इसका सही अर्थ है. हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे झुंबड़ उड़ने अर्थ गर्दी होने, इस तरह से. नंबर 2, हवाली करने. हवाली करने मतलब म्हणजे पर्याय बघा, सोपवणे किंवा आवडणे, मतलब किसी को सौंप देना या फिर पसंद आना. तो बच्चों इसका सही अर्थ है हवाली करना मतलब किसी को सौंप देना, किसी को हवाली कर देना. तर सोपवणे हा या वाक्प्रचाराचा अर्थ योग्य आहे. पुढं साद घालणे. साद घालणे मतलब की आवाज लगाना. तर 2 अर्थ दिलेले आहेत.
त्या दोन अर्थापैकी आपल्याला योग्य अर्थ बघायचा आहे. बघा, नंबर 1 शुद्धीवर येणे मतलब होश में आना, हाक मारने मतलब आवाज देना. तो बच्चों सही इसका अर्थ कौन सा है? साद घालणे म्हणजे हाक मारणे. चलिए पुढं. समरस होणे. समरस होणे मतलब कि एकरूप हो जाना या उसमें मिल जाना. तर दोन अर्थ दिलेले आहेत. एकरूप होणे किंवा एक सारखे बघणे. एक सारखे बघणे वो भी हमने देखा है. ये देखिए यहाँ पे टक लावून बघणे मतलब एक सारखे बघणे. तो मतलब ये उसका अर्थ तो नहीं है. एक सारखे बघणे मतलब टक लावून बघणे होता है. एकरूप होणे म्हणजे समरस होणे. चलिए, तर योग्य अर्थ आहे त्याच्या एकरूप होणे. समरस होणे म्हणजे एकरूप होणे. चला पुढं. नवनवतीच्या साद येणे. नवनवतीच्या साद येणे मतलब क्या होता है कि सजना सवरना. सजना सवरना. अब देखिए दो अर्थ दिए गए हैं, इसमें से सही अर्थ हमें चुनकर लिखना है. तो बासुरी वाजवणे, बासुरी बजाना, या फिर नव्या नवरी प्रमाणे सजणे की नई नवेली दुल्हन की तरह सजना. तर योग्य अर्थ कोणता आहे विद्यार्थ्यांनो? सांगा बरं. नवनवतीच्या साद येणे म्हणजे नव्या नवरी प्रमाणे सजणे, नई नवेली दुल्हन की तरह सजना. अशा प्रकारे तुम्ही वाक्प्रचारावर आधारित 2 प्रश्न तुम्ही सोडवू शकता. आता आपण वाक्प्रचारावर आधारित पुढील 2 प्रश्न कशा प्रकारे विचारले जातात आणि त्यांना कशा प्रकारे आपल्याला सॉल्व करायचे आहे ते आपण बघू. चला. चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि वाक्प्रचार के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, वो देखेंगे आगे का. तो देखते हैं क्या बोल रहा है. खालील वाक्प्रचार व अर्थ यांच्या जोड्या लावा. के नीचे कुछ वाक्प्रचार दिए जाएंगे. उन वाक्प्रचार का अर्थ और वाक्प्रचार इनकी सही जोड़ियां लगा करके हमें लिखना है. तो देखिए इस प्रकार से कुछ वाक्प्रचार और अर्थ आपको दिए जाएंगे. तो देखिए वाक्प्रचार आणि अर्थ. आता आपल्याला योग्य अर्थ बघून या वाक्प्रचारांची जोड्या लावायच्या आहेत. सही जोड़ी लगाना है हमें वाक्प्रचार और उनके अर्थ से. तो देखिए पहला क्या है? गारहानी सांगने. गारहानी सांगने मतलब बहुत ज़्यादा तकरार करना या जिसे कंप्लेंट करना. दूसरा हाथ आखड़ने. हाथ आखड़ने. देखो बच्चों, हाथ मतलब हाथ, आखड़ने मतलब रुक जाना, ठहर जाना. तो ये तो शब्दशः मीनिंग हो गया, लेकिन हमें शब्दशः मीनिंग नहीं देखना है, हमें उसका प्रचलित अर्थ देखना है. तो हाथ आखड़ने मतलब मदत रोकना, मदत करना, रोकना. तर बघा वाक्प्रचाराचे काही अर्थ दिलेले आहेत. गोंधळून जाणे, तक्रारी करणे आणि मदत थांबवणे. अब हमें सही वाक्प्रचार का सही अर्थ की जोड़ी लगाना है. तो देखिए नंबर 1 इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे. उत्तर तो पहला क्या है बेटा? पहला है गरहानी सांगने. और गरहानी सांगने का सही उत्तर क्या है? मतलब उसका अर्थ क्या है? बरोबर, तकरारी करने, कंप्लेंट करना. तक्रारी करणे. नंबर 2 हात आखडणे. हाथ आखड़ने मतलब मदद रोक देना. जो हम मदद दूसरों को करते हैं वो मदद रोक देना. तो इसका हाथ आखड़ने म्हणजे गोंधळून जाने का नाही, मदद थांबवणे मतलब मदद रोक देना. मदत थांबविणे. अशा प्रकारे तुम्हाला उत्तरे योग्य अर्थ म्हणजे वाक्प्रचार व त्याचे योग्य अर्थ यांना जुळवून उत्तरे लिहायची आहे. पुढं आता दुसरा ग्रुप दिलेला आहे, दुसरा गट दिलेला आहे. गंध नसणे मतलब अब गंध मतलब होता है खुशबू. खुशबू नहीं होना, लेकिन यहाँ पे बच्चों अर्थ मतलब ये होता है कि खुशबू नहीं होना मतलब नहीं. गंध नसणे मतलब
किसी चीज की मालूमात नहीं होना, जैसे मुझे किसी चीज की मालूमात नहीं है, मला काही गंध नहीं, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। दूसरा निर्धार करने, निर्धार करने मतलब निश्चय कर लेना, ठान लेना। तो अब देखते हैं इसका वाक्य प्रचार कौन कौन से अर्थ दिए गए हैं। निश्चय करने, माहिती नसणे, मालूमात नहीं होना, वास न येणे, खुशबू न आना। तर याचे उत्तर लिहा। नंबर 1 गंध नसणे, गंध नसणे म्हणजे, तर सांगा बरं अर्थ। माहिती नसणे किंवा वास न येणे मतलब मालूमात नहीं होना या खुशबू न आना। हाँ बच्चों, शब्दशः अर्थ नहीं लेना है हमें, उसके अंदर का मतलब देखना है। हाँ तो उसका सही अर्थ क्या है फिर, माहिती नसणे, मालूमात न होना, माहिती नसणे, ये इसका सही अर्थ है। दूसरा वाक्य प्रचार बघा, निर्धार करने, निर्धार करने जैसे तक आपको बताया मैंने, ठान लेना, निश्चय कर लेना, या जिसको हम बोलेंगे डिसाइड कर लेना, है ना। चलिए तो अब देखते हैं हम निश्चय करने या वास न येणे, निश्चय करने। इस प्रकार से हमें जोड़ियों का सही अर्थ पहचान कर उत्तर लिखना है, वहीं पे ही जोड़ियां नहीं लगाना है, ये ऐसी जोड़ियां नहीं लगाना है, ये गलत है। तो सही अर्थ का यहां पे ऐसा उत्तर लिखना है। चलिए अब देखते हैं हम वाक्य प्रचार पे और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, कंसातील वाक्य प्रचारांच्या वाक्यात योग्य ठिकाणी वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। पुन्हा बघा, कंसातील वाक्य प्रचारांच्या वाक्यात योग्य ठिकाणी वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। तर बघा तुम्हाला कंसामध्ये मतलब ब्रैकेट में कुछ वाक्य प्रचार दिए गए हैं। देखिए, बोलणे खुंटणे, हशा उसळणे, दाद न देणे किंवा हात आणि हात आखडणे, ये 4 वाक्य प्रचार दिए गए हैं। अब हमें इसका इस्तेमाल, यानी इसका प्रयोग, इन वाक्य प्रचार का प्रयोग इन वाक्यों में सही जगह पे करना है और सही वाक्य में करना है, और दोबारा वो वाक्य को रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। तो देखते हैं। तो बोलने खुंडने, नंबर 1 बोलने खुंडने, बोलने खुंडने मतलब बोलते बोलते अचानक रुक जाना। 2 हशा उसळणे मतलब जोर जोर से हंसना। दाद न येणे मतलब, दाद न येणे मतलब रिस्पॉन्स नहीं आना, यानी सहमति नहीं मिलना। हाथ आखड़ने, हाँ हाथ आखड़ने हमने बच्चों अर्थ देखा है, हाथ आखड़ने मतलब मदद थांबविणे। चलिए अब देखते हैं वाक्य और उसका उत्तर। अब किस वाक्य में कौन सा वाक्य प्रचार आएगा ये देखना है। सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे अर्धवट राहिले। आईचे बोलणे अर्धवट राहिले मतलब माँ कहते कहते रुक गई, ठीक है ना। माँ कहते कहते रुक गई, आई कहते कहते रुक गई, बोलने अर्धवट राहिले मतलब बोलने खुंटले। यहां पे इस वाक्य प्रचार का सही अर्थ यहां है और यहां पे इस वाक्य प्रचार को हमें लिखकर दोबारा लिखना है। तो लिखिए, सुनीता सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे खुंटले। सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे खुंटले। इस प्रकार से हमें सही वाक्य का, सही वाक्य प्रचार का अर्थ लेकर या सही वाक्य प्रचार को लेकर वाक्य दोबारा लिखना है। चलिए नेक्स्ट। रोहन ने विनोद करताच सभेत सर्व खो खो हंसले। खो खो हंसले मतलब जोर जोर से हंसने लगे। कि रोहन ने जैसे ही कॉमेडी की, विनोद मतलब कॉमेडी की, तो पूरी सभा
मतलब पूरे जो लोग थे वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना मतलब हंसा उसड़ने, हंसा उसड़ने। तो देखिए इसका उत्तर कैसा आएगा फिर, यानी वाक्य कैसा बनेगा। रोहन ने विनोद करताच सवेत हंसा उसड़ली। रोहन ने विनोद करताच सवेत हंसा उसड़ली। कि जैसे ही रोहन ने कॉमेडी की तो पूरी सभा में पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी। चला पुढं, उमाची कोणतीही सूचना सभेला मान्य झाली नाही, सभेला मान्य झाली नाही मतलब सभा को, उस मीटिंग को मान्य नहीं हुई। कि उमा ने जो प्रस्ताव रखा वो उस प्रस्ताव को किसी ने मान्य नहीं किया, किसी ने कबूल नहीं किया। तो मान्य न झाली मतलब मान्य नसणे, तो मतलब कोई रिस्पॉन्स न देना, तर कसे येईल मग, दाद न देणे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसा होगा बच्चों फिर, उमाची कोणतीही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हमें पूरा वाक्य चेंज करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से, उमाची कोणत्याही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही, इस प्रकार से पूरा वाक्य चेंज हो जाएगा। उमाच्या कोणत्याही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही। देखिए बच्चों, इस वाक्य में बहुत सी तब्दीलियां हुई, बहुत से परिवर्तन हुए, क्योंकि वाक्य प्रचार के अनुसार वाक्य के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। तो देखिए, उमाच्या कोणत्याही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही। पुढं, सदूला नोकरी लागताच काकांनी मदत थांबवली, मदत थांबवली मतलब मदद करना रोक दिए। इसके लिए कौन सा वाक्य में उपयोग है, मतलब कौन सा वाक्य प्रचार सही है, हाथ आखड़ने। तो देखिए उत्तर, सदूला नोकरी लागताच काकांचे हात आखडले, नोकरी लागताच काकांचे हात आखडले। इस प्रकार से बच्चों हमें वाक्य प्रचार और उन पे आधारित कृति को हमें हल करना है। बच्चों ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों से हमें अपने अंकों को यानी मार्क्स को बढ़ाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं। ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और प्रश्न को समझ के, कृति को समझ के उसे हल करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए।